दूर एक शांतिपूर्ण राज्य था, हसनपुर। चारों ओर हरे भरे पेड़, चहचहाते पक्षी, खुशियों से भरे लोग और बीच में खड़ा एक राजसी महल। इस राज्य के राजा भालोबाशा सेन थे और उनके एकमात्र पुत्र राजकुमार रुद्रवीर थे। रुद्रवीर बुद्धिमान था, बहादुर था, लेकिन थोड़ा अति आत्मविश्वासी भी था। मुझे सब पता है, मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। रात्रि, रुद्रवीर के महल की छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देखते हुए, काश मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन पाता। अचानक आकाश से एक अजीब सी रोशनी फूटती है, हवा में बवंडर उठता है और एक विशालकाय प्राणी नीचे उतरता है। आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखें, यदि इस शक्ति का सही उपयोग नहीं किया गया तो आप राक्षस बन जाएंगे। मैं इतना होशियार हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। उस शक्तिशाली राक्षस ने रुद्रवीर को एक चमकदार जादुई अंगूठी दी। रुद्रवीर की अंगूठी पहनने से लाल प्रकाश चमकता है, उसे अपार शक्ति प्राप्त होती है। रुद्रवीर अब पहाड़ पर चढ़ता है, हवा में छलांग लगाता है और उड़ता है। हाँ हाँ हाँ, अब मैं सुपर किंग हूँ। प्रजा चिंतित है, अगर कोई कुछ कहेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रुद्रवीर का अभिमान बढ़ता गया। ये राज्य नहीं, सारा संसार मेरा है। उसी क्षण वह रुद्र राक्षस बन गया। पूरा राज्य जल रहा है, लोग डर के मारे भाग रहे हैं। इस क्षण से मैं सबका राजा हूँ, सब कुछ मेरे आदेशों का पालन करेगा। कभी हंसी की गूंज से भरपूर था हसनपुर, आज वही गांव बन गया है आंसुओं का रोनेपुर। की जंगल के रास्ते चलते चलते अचानक एक राक्षस के सामने आ जाती है। तपसी, एक संत की बेटी, जिसके हाथों में प्रेम का जादू था। तुम कोई राक्षस नहीं हो, तुम एक अच्छे लड़के हो, बस एक गलत इच्छा का शिकार हो। आप कौन हैं? मैं अपने जीवन में अब किसी की बुद्धिमत्ता नहीं सुनना चाहता। प्यार, दोस्ती और पछतावा, ये तीनों ही सबसे बड़ी ताकत हैं। तपस्विनी की बात सुनकर राक्षस सोच में पड़ गया। मैंने गलती की, मैं फिर से इंसान बनना चाहता हूँ। तो आइए रुद्रवीर, असली शक्ति खुद को बदलने में है। रुद्रवीर धीरे धीरे प्रकाश से आच्छादित मानव रूप में लौटता है। हासनपुर में जैसे खुशियों की बार आ गई है, चारों तरफ रौनक है, प्रजा नाच गाकर जश्न मना रही है। मुझे माफ कर दो सब लोग, इस बार मैं सचमुच एक अच्छा राजा बनना चाहता हूँ। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, लेकिन अच्छे कामों के लिए। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, लेकिन अच्छे कामों के लिए। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, लेकिन अच्छे कामों के लिए। मैं ताकतवर बन एक वृद्धा सावित्री अपने आंगन में बैठी मृत पति, बेटे और बहू की तस्वीर पर हाथ फेर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव के बच्चे खेल रहे थे, लेकिन कोई उसके पास नहीं आ रहा था। सावित्री, तुम अकेली अकेली क्यों बैठी हो? चलो हमारे साथ कुछ देर बातें करो। अब कहानी सुनाने का वक्त कहाँ है माँ? मेरी खुद की जिंदगी ही एक कहानी बन गई है। सुबह सुबह सावित्री बाल्टी लेकर तालाब पर जाती है। पानी भरने जाती ही गांव का शंभू उसे रोकता है। सावित्री, तुम तालाब से पानी नहीं ले सकती, तुम्हारी छाया अशुद्ध है। मैं इस गांव का सदस्य हूँ, मुझे भी पानी लेने का अधिकार है। मैं तुम्हें पानी नहीं लेने दूंगा, तुम्हारे कारण तुम्हारा परिवार नष्ट हो गया। सावित्री गुस्से और दुख में सीधे गांव के प्रधान प्रताप सिंह के घर चली जाती है। प्रधान जी, मुझे तालाब से पानी लेने की अनुमति नहीं है, यह अनुचित है। तुम शापित हो, तुम्हारे कारण गांव में दुर्भाग्य आएगा। गांव में कोई भी सावित्री की सहायता के लिए आगे नहीं आया। हम जमीन मालिक के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर हम जमींदार की बात नहीं मानेंगे तो जमींदार हमें गांव से बाहर निकाल देगा। निराश होकर वह गांव छोड़कर चला गया। वहाँ एक लंबे बालों वाले साधु महादेव बाबा आए। माँ, तुम क्यों रो रही हो? सावित्री ने कांपती आवाज में पूरी घटना बता दी। माँ, तुम घर जाओ, मैं रात को आऊंगा। जब सावित्री घर लौटी तो उसने बंद कमरे से रोशनी आती देखी। उसने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर एक विशाल रेगिस्तान देखा। वह हैरान है, यह कैसे संभव है? तभी ज्योति से महादेव बाबा प्रकट हुए। चिंता मत करो माँ, मेरे साथ आओ। सावित्री झिझकते हुए साधु के पीछे चली गई। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़ी झील के पास पहुँचे। कितनी सुंदर झील है, क्या यह सच है? जाओ माँ, अपनी प्यास बुझाओ। सावित्री ने जल पिया और साधु को धन्यवाद दिया। आज से यह झील तुम्हारी है।
कुछ दिनों के बाद गांव वाले खुद ही आपके पास आ जाएंगे, तब उन्हें न्याय सिखाया जाएगा। अगली सुबह गांव वाले तालाब से पानी लेने आए, लेकिन उसे पूरी तरह सूखा देखकर हैरान रह गए। हमारा तालाब सूख गया है। इस बार हम क्या करेंगे? प्रताप चिंतित हो गया। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत बोली, वहाँ एक साधु है, चलो उसके पास चलें। गांव वाले और मुखिया महादेव बाबा के पास गए। महाराज, हमारे गांव का तालाब सूख गया है, हमें बचाइए। आपका पानी अब रेगिस्तान में है। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। तुम्हारा गांव एक प्यासे आदमी के अभिशाप के अधीन है। हर बार जब आप पानी को छुएंगे तो वो किसी और चीज का रूप ले लेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है, जाओ उसके पास जाओ। गांव वाले सावित्री के घर गए, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से झांका और एक रहस्यमयी रोशनी देखी। गांव वालों ने दरवाजा खोला और अंदर घुसे तो तुरंत ही खुद को रेगिस्तान में पाया। हमारे सामने विशाल झील थी, जिसके किनारे सावित्री बैठी हुई थी। यह हमारा तालाब है। सावित्री, तुमने तो जादू कर दिया। जब मैं प्यास से तड़प रहा था तो कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं आया। अब तुम्हें प्यास लगी है तो क्या तुम समझते हो कि कैसा लगता है? प्रताप सिंह ने झील का पानी छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जल गया। सावित्री, कम से कम गांव वालों को पानी तो पीने दो, नहीं तो सब मर जाएंगे। गांव वालों ने लज्जित होकर हाथ जोड़कर सावित्री से क्षमा मांगी। तभी महादेव बाबा रंग बिरंगी रोशनी में प्रकट हुए। मैंने सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम समझ सको कि कोई भी शापित नहीं है। सावित्री ने अपना परिवार खो दिया, उसका क्या दोष है? लेकिन तुमने उसके साथ अन्याय किया है। गांव वाले शर्मिंदा थे। हमने बहुत बड़ी गलती की है महाराज। गलत को सही करने का केवल एक ही तरीका है, सावित्री को उसका सम्मान वापस दिलाना। गांव वाले सावित्री को लेकर गांव लौट आए। जैसे ही हम गांव में दाखिल हुए, तालाब वापस आ गया। सावित्री की आंखें खुशी से भर आईं। शांत सा एक गांव, नाम सोनाजुरी। यहाँ के लोग बहुत साधारण और मेहनती हैं। छोटा राफी अपने दादू के साथ इस गांव में रहता है। दादू एक समय के मशहूर कहानीकार थे। राफी को दादू की कहानियां सुनना और कल्पनाओं की दुनिया में खो जाना बहुत पसंद है। एक दिन शाम को राफी गांव के पास पुराने खेल के मैदान में अकेले खेल रहा था। अचानक उसे जमीन के नीचे किसी सख्त चीज से टकराने का एहसास हुआ। जिज्ञासा में उसने खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसने एक पुराना धूल से भरा पीतल का चिराग निकाला। जैसे ही राफी ने चिराग को साफ किया, एक विशाल पीले रंग का धुआं बाहर निकला और तुरंत ही उसके सामने एक विशाल छिन्न प्रकट हो गया। ओहे मानव संतति, मैं जिनु दयालु जिन हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी। राफी हैरान रह गया। अब तक उसने जिन्न की कहानियां सुनी थीं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ हो सकता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। राफी पहले तो डर गया, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गया। वह सोचने लगा, क्या मांगे? बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक बड़ा जलाशय हो, जिससे हम खेती और मछली पकड़ने का काम कर सकें। जीनू हंसकर बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। एक ही पल में गांव के एक कोने में एक विशाल जलाशय बन गया। लोग दौड़कर आए और आश्चर्य से देखने लगे कि यह सुंदर जलाशय कहाँ से आ गया। राफी ने इस बार अपने प्रिय दादू के बारे में सोचा। दादू को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन उनकी पुरानी किताबें बहुत खराब हो गई हैं। मैं दादू के लिए एक विशाल पुस्तकालय चाहता हूँ, जहाँ नई नई किताबें हों। जीनू हंसकर बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अचानक उनके घर के पास एक सुंदर पुस्तकालय बन गया। दादू हैरान रह गए। उन्होंने खुशी से आंखों में आंसू लाकर कहा, राफी, तुमने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। अंतिम इच्छा का समय आ गया। राफी समझ गया कि इतनी सारी चीजें पाने के बावजूद वह सबसे ज्यादा सिर्फ एक ही चीज चाहता है, एक सच्चा दोस्त। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनो और मेरे साथ रहो। जीनू थोड़ा ठिठक गया। इतने दिनों तक किसी ने उससे दोस्ती करने के लिए नहीं कहा था। सब लोग बस उससे कुछ न कुछ चाहते थे। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, ठीक है राफी, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। इसके बाद राफी और जिनू मिलकर गांव के अलग अलग कामों में मदद करने लगे। गांव के लोग बहुत खुश हो गए और राफी समझ गया कि दयालु होना ही असली जादू है। शाम ढलने के बाद मोफसवाल की सड़कें लगभग सुनसान हो जाती हैं। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे कोई भी आसानी से नहीं जाना चाहता। कई लोगों का कहना है कि वहां रात के समय एक काली परछाई नजर आती है।
और एक बार अगर वह उसे देख लेता है तो वह सामान्य नहीं रह पाता। शुभ्रा को इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। कई बार उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन उसने एक रात बरगद के पेड़ के नीचे अकेले घूमने का फैसला किया। रात के करीब 10:30 बजे हैं। चांदनी धुंधली है, आसपास कोई आवाज नहीं है, केवल हवा की आवाज है। शुभ्रा धीरे धीरे चल रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह रुका, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। जब वह दोबारा चलने लगा तब छाती पीटते हुए, तेजी से बढ़ते हुए उसे सड़क के किनारे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पानी से धीमी आवाज आ रही है, मानो कोई फुसफुसा रहा हो, वापस आ जाओ। शुभ्रा भागने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज में फंस गया। गिरने से पहले उसने कुएं के किनारे एक काली छाया को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। सुबह लोगों ने शुभ्रा को सड़क किनारे बेहोश पाया, लेकिन वह कभी नहीं बता सका कि उस रात उसने वास्तव में क्या देखा।